MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और लेकर हाजिर हूं महाभारत। दोस्तों, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है और जिस जगह यह धमाका हुआ कल रात से मैं वहीं पर था। अभी कुछ देर पहले मैं वहां से लौट कर आया हूं। मैंने पूरा मंजर वहां पर देखा है। दोस्तों, मैंने वहां पर जो जो देखा सब कुछ आपको बयां भी नहीं किया जा सकता। इतने दूर तक लोगों के चीथड़े पड़े थे, इतने दूर तक कि आप उसको देखेंगे तो सहम जाएंगे। वो तस्वीरें हम आपको दिखाई नहीं सकते। दोस्तों, वहां पर जो हलचल है, लोगों के अंदर जो डर है, लोगों के अंदर जो दहशत बैठ गई है, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगले 4 दिन तक वहां कोई आवाजाही नहीं होगी। ये पुलिस की गश्त चलेगी, टीमें पहुंचेंगी, जांच करेंगी। मैं आसपास के उस मंजर को भी देखकर आया हूं। जिन लोगों के आसपास दुकानें हैं, केवल वो लोग नहीं जो वहां से गुजर रहे थे, जो वहां से रैंडम गुजर रहे थे। मैं उन लोगों से भी मिलकर आया हूं जिनके आसपास दुकानें हैं। वो सब सारे लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, दहशत में हैं और ये पूछ रहे हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। सुरक्षा एजेंसियां इसी बात की पड़ताल कर रही हैं कि जो हुआ वो कैसे हुआ। लेकिन मैं आज एक दूसरी बात लेकर आया हूं और ये आपसे बात करने के लिए आया हूं कि 2 तरह के लोग दोस्तों हैं। एक तरफ वो हैं जो मारने वाले हैं, एक तरफ वो हैं जो 29 किलो विस्फोटक जुटाने वाले हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो हर तरीके से किसी ना किसी की जान लेना चाहते हैं, धमाके करना चाहते हैं। और एक जगह नहीं, कई जगहों पर इस तरह के धमाके उन्होंने पहले किए। लेकिन दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ उनकी वकालत करने वाले लोग हैं और यह ज्यादा खतरनाक है। एक तरफ आतंकियों का फोड़ा हुआ बारूद ठंडा भी नहीं पड़ता और दूसरी तरफ वो लोग उठकर खड़े हो जाते हैं जो इस पर मिट्टी डालना चाहते हैं, इसको ठंडा करना चाहते हैं। वो गाना गाना शुरू कर देते हैं। गाना यह है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता। लेकिन क्या यही सच्चाई है दोस्तों? सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जितने बड़े हमले हुए हैं, जितने बड़े धमाके हुए हैं, देश में जितनी बारूदी साजिशें हुई हैं, उसमें एक ही किस्म के लोग पाए गए, एक ही तरह के लोग पाए गए। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, एक बहुत ही सामान्य ज्ञान का सवाल है जो किसी से भी पूछा जा सकता है, और वो सवाल यह है कि इस दुनिया में जितने भी आतंकवादी संगठन चल रहे हैं उनके नाम गूगल पे टाइप कर लीजिए या केवल सर्च कर लीजिए कि दुनिया के 10 बड़े आतंकवादी संगठनों के नाम बताइए। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये लश्कर-ए तैयबा मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आपको ये जैश ए मोहम्मद मिलेगा। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। आप सर्च कीजिए, आपको ये हिजबुल मुजाहिदीन मिलेगा, आपको वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आपको ये अल-कायदा मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आपको ISIS मिलेगा। और क्या मिलेगा? आपको हिजबुल्लाह मिल जाएगा जो लेबनान में काम करता है, वो बोको हरम मिल जाएगा, हमास मिल जाएगा जिसकी चर्चा इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर में बहुत ज्यादा हुई, हूती मिल जाएगा, और भी सिलसिलेवार कई नाम मिल जाएंगे। और ये मैंने टाइप करके नहीं डाले हैं गूगल पर। ये इनके काम ऐसे हैं, इनके कांड ऐसे हैं कि ये सारे सर्च में आपको मिल जाएंगे। और इसके पीछे कौन काम कर रहा है, इसके अंदर इनके संगठन में काम करने वाले कौन से लोग हैं और किस विचारधारा के लोग हैं, दोस्तों आज मैं ये बात करना चाहता हूं। आपको एक थोड़ा सा पुराना बयान याद दिलाना चाहता हूं। जैश का मुखिया है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मसूद अजहर। उसने कहा कि भाई हमको एक महिला विंग बनानी पड़ेगी, हमको महिला विंग खड़ी करनी पड़ेगी। और हिंदुस्तान में वो महिला विंग खड़ी हो गई। जमात उल मोमिनात, ये महिला विंग खड़ी करने की बात की जा रही थी। अब सवाल यह है कि ये रात में कैसे खड़ी हो गई, कुछ दिन में ये कैसे खड़ी हो गई। ये वो महिला जो पकड़ी गई वो बहुत खतरनाक है दोस्तों, उसके बारे में बताना चाहता हूं आपको। इसका नाम है शाहीन और ये डॉक्टर थी। इसके पास से जो वेपन मिले वो आपको डरा देंगे। इसके पास से आप समझिए AK-57, AK-47 जैसी राइफल बरामद हुई है। ये जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये क्यों खास है?
ये इसलिए खास है क्योंकि ये जमात उल मोमिनात की इंडिया हेड है। इंडिया हेड, भारत की प्रमुख, यानी जैश की महिला विंग और उसकी भारत की प्रमुख ये महिला ये काम कर रही थी। अब लोग पूछेंगे कि भाई बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनके पास गरीबी है, गरीबी की वजह से इस दिशा में चले जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इसका किताबों से क्या लेना देना। और अगर इसका किताबों से लेना देना होता तो ये जरा देखिए जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, मेडिसिन में पढ़ा हुआ, कोई रेजिडेंट डॉक्टर रह चुका है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, कोई पिछले 2002 या 3 से प्रैक्टिस कर रहा है और यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जो डॉक्टर हैं वो तो दर्द बांटने का काम करते हैं, दूसरे का दर्द हर लेते हैं, चुरा लेते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे थे? अगर किताबों से इनका वास्ता होता, केवल किताबों से आपकी विचारधारा बनती और बिगड़ती होती, और ये जो कट्टरपंथ की विचारधारा है वो केवल किताबें पढ़ने से दूर हो जाती, तो शायद ये मंजर आज देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये लोग जो कहते हैं ना कि सब कुछ ऐसे हो रहा है, आपने पहले भी देखा होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक पूरा का पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया था जिसमें इंजीनियर ही इंजीनियर थे। वो पुणे वाला रॉकेट थोड़ा सा याद कीजिए, जिसमें केवल इंजीनियर थे। और ये जो रॉकेट पकड़ा गया है, ये पूरा का पूरा मॉड्यूल आधारित है डॉक्टर्स के ऊपर। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार डॉक्टर हैं दोस्तों। और इसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं जिनके बारे में अभी जांच पड़ताल चल रही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये व्हाइट कॉलर जिहाद इनके पीछे काम कर रहा था, और वो कट्टरपंथ की विचारधारा काम कर रही थी, जिसकी मैं एक एक तस्वीर इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूं और ये एक्सपोज करना चाहता हूं। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि ये जो एंकर है, ये जो चैनल है, ये जो रिपब्लिक भारत है, ये एक तरफा बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं सच्चाई की तरफ बात कर रहा हूं, और सच्चाई जिस तरफ खड़ी होगी, रिपब्लिक भारत भी वहीं खड़ा होगा, और ये राम, आपका राम भी वहीं खड़ा हुआ आपको मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं जिनको आप बहुत गौर से सुनिए। आपको यह सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग ये पेंट करना चाहते हैं कि भाई कोई धर्म नहीं होता, कोई विचारधारा नहीं होती, वो तो अचानक कुछ पैसों के लालच में लोग आतंकवादी बन जाते हैं, क्या यह सच्चाई है? आप थोड़ा सा पीछे चलिए। कश्मीरी पंडितों को जब कहा गया कि अपने अपने घर छोड़कर चले जाओ, और लगभग 23-24 कश्मीरी पंडितों को एक लाइन में खड़ा किया गया, उनको गोली मार दी गई। कहा क्या गया? रलिव, गलिव या चलिव, चले जाओ या हमारी विचारधारा के बन जाओ, इस्लाम पढ़ लो या फिर मर जाओ। आपको याद होगा 26/11 का हमला। मैं 10/11 के अटैक की बात कर रहा हूं, इसलिए 26/11 आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है। और जब बंधकों को बनाया गया ताज होटल के अंदर, उस वक्त के लोगों के बयान आप सुनिए जो अंदर से बाद में निकलकर बाहर आए थे। यह स्पष्ट रूप से था कि भाई उनसे कहा गया कि कलमा पढ़ो, और जिन लोगों ने कलमा पढ़ दिया वो बच गए, और जो नहीं पढ़ सके वो मारे गए। तादाद कितनी थी यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहलगाम का हमला याद कीजिए दोस्तों, आतंकियों ने टूरिस्ट से क्या कहा यह भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। कहा कि कलमा पढ़कर सुनाओ, उनके आई कार्ड चेक किए गए, और क्या क्या चेक किया गया बताने में भी शर्म आती है। लेकिन उनको इसी आधार पर मार दिया गया कि तुम हमारी विचारधारा के लोग नहीं हो। अब कई चीजें इस तरह की हैं जो आपको स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूं, और इसीलिए मैं वो सवाल भी आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि यह भी आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में एक बहुत बड़ा तबका यह है जो जब इस तरह की घटना होती है तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई हम आपकी तरफ खड़े हैं, हम उनकी तरफ खड़े हैं जो पीड़ित हैं, पीड़ितों के लिए हमारा दर्द छलक रहा है। उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि हम पीड़ितों के साथ खड़े हुए। इस घटना के बाद हमको शौक लगा है। ये कैसा शौक लगा है? ये किस तरह का शौक लगा है आपको? आप किसी पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं क्या? जब बात 3 तलाक की होती है, जब बात वक्फ की होती है, कहते हैं कि हम भाई सड़कों पर निकलेंगे, हम तरह तरह का ड्रामा करेंगे। लेकिन जब बात आतंकवादियों की होती है, और वो आतंकवादी जिनका कनेक्शन पुलवामा और अनंतनाग से है, उन्होंने जिस घटना को अंजाम दिया, तब आप बता रहे हैं कि आप शौक में हैं। उमर अब्दुल्ला, आप शौक में नहीं हैं। उमर अब्दुल्ला, आपको कोई शौक नहीं है। शौक तो दिल्ली वालों को लगा है। वो झटका दिल्ली वालों ने महसूस किया है, वो धमाका दिल्ली वालों ने महसूस किया है, जिनकी रूह अब तक कांप रही है।
और वो ये पूछ रहे हैं जो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं और सीधे सीधे बात करना चाहता हूं कि ये तय करना पड़ेगा कि ये जो रेडिकलाइजेशन है इसके पीछे की सोच क्या है। ये सवाल मैं आपसे आज पूछ रहा हूं कि क्या वाकई ये तय करने की जरूरत नहीं है कि क्या आतंकवाद का धर्म होता है। सवाल आपके सामने है, आतंकवाद का क्या धर्म होता है और होता है तो कौन सा होता है। आज ये डंके की चोट पर मैं सवाल करता हूं, आज महाभारत में ये सीधा सवाल मैं करता हूं और आज इसी सवाल के इर्द गिर्द ये पूरा शो रहने वाला है। आप मेरे साथ रहिए, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी राजधानी में, और उस जगह जो हमारा प्रतीक है, ऐसी आजादी के प्रतीक की जगह पर इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। आखिरकार फेलियर कहां है जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आतंकवाद को और आतंकवाद को समर्थन करने वालों को इस देश में कोई जगह नहीं है। डॉक्टर्स एक बहुत अल्टीमेट ड्रीम होता है वहाँ के लड़के लड़कियों का, उस बनने के बावजूद अगर आप रेडिकलाइज होकर अपने ही देशवासियों को मारने के लिए और अपने देश को तोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह की रेडिकलाइजेशन होगी। और आइए महाभारत की शुरुआत करता हूं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। एमएस बिट्टा इस वक्त हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। हमारे साथ एनएनडी दुबे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एक्स डीआईजी हैं बीएसएफ के। एनके सूद साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर रॉ ऑफिसर हैं। हासिक खान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ इस वक्त अजय वर्मा हैं जो लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। राशिद शरीफ भी हमारे साथ हैं जो प्रेसिडेंट हैं SIMPLB के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन सबसे पहले एमएस बिट्टा साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और वो इसलिए नहीं कि ये मेरे मन के सवाल हैं, मैं इसलिए आना चाहता हूं कि इस दर्द को आपने महसूस किया है। ये ब्लास्ट क्या होता है, ये धमाका क्या होता है, इसको आपने जिया है। इसलिए एमएस बिट्टा, ये सवाल जब जब आता है तब ये भी सवाल बिल्कुल सामने होता है कि विचारधारा क्या है, ये रेडिकलाइजेशन के पीछे है कौन, और क्या हर गली में, हर चौराहे पर, हर सीसीटीवी के किनारे पे 4 पुलिस वाले खड़े करना विकल्प है। क्योंकि यह भी पूछा जा रहा है बार बार कि भाई पुलिस कहां थी, एजेंसियां क्या कर रही थी। इसलिए बिट्टा साहब यह सवाल अहम हो जाता है। बिट्टा साहब तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है। प्रेम शुक्ला, यही सवाल मैं आपके पास लेकर चलना चाहता हूं, क्योंकि सवाल कई शक्लों में पूछे जा रहे हैं, सवाल कई तरीके से फ्रेम किए जा रहे हैं जी। और कुछ लोग इस बात से भी खुश हैं कि भाई आप लोग ये कहते थे कि इतने साल हो गए और कोई धमाका हुआ क्या दिल्ली में, कोई धमाका हुआ क्या मुंबई में। वो खुशी भी मैं कुछ लोगों के चेहरे पर देख पा रहा हूं, पढ़ पा रहा हूं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ये विचारधारा, क्या ये रेडिकलाइजेशन किसी तरह खत्म करने की योजना है, या फिर ऐसे ही बस सब्र करते रहें कि जब तक एजेंसियां ठीक काम कर रही तब तक बचे रहेंगे और जिस दिन थोड़े से ढीले हो गए एक और बड़ा ब्लास्ट होगा। राम मोहन जी, जो लोग बम कांड पर, जिसमें जो है इंसानों की लाशें बिछी हैं, उस पर खुश हो रहे हैं, वो शैतान हैं। ऐसे शैतानों का इलाज निश्चित तौर पर होना चाहिए, न केवल बमकांड करने वालों का, बल्कि बमकांड की प्रेरणा देने वालों का भी,
और बम कांड होने पर इंसानों की मौत पर खुश होने वालों का भी जालिम इलाज इस देश में जरूरी है, क्योंकि किसी भी की मृत्यु हो, अगर आप जो हैं किसी को रेडिकलाइज करके, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जिस तरह का मॉड्यूल पकड़ा गया है, और ये कोई पहली बार तो पकड़ा नहीं गया है। आपको ध्यान होगा कि जली संसारी, डॉक्टर जली संसारी 1990 में डॉक्टर बम के नाम से जाने जाते थे। 90, 91, 92 में वो भी पेशे से डॉक्टर थे और सिमी के एक्टिविस्ट थे, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने 1990 के दशक से और तब से लेकर 2025 तक टाइगर मेमन, उसका भाई याकूब मेमन चार्टर्ड अकाउंटेंट था, टाइगर मेमन खुद बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। इसी तरह से अयमन अल जवाहिरी खुद डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े लोग। पहले तो ये कहा गया लंबे समय तक, दशकों तक ये भ्रम पूरी दुनिया में फैलाया गया कि आतंकवाद से लोग कट्टरपंथ को इसलिए स्वीकार कर रहे हैं और आतंकवाद की तरफ इस तरफ मुड़ रहे हैं क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो अशिक्षित है, क्योंकि वो जो है पूरी तरह से जो है मजलूम है। लेकिन ना तो कोई मजलूम है, ना कोई गरीब है, ना कोई अशिक्षित है। हाईली एजुकेटेड लोग हैं, वो प्रोफेसर, डॉक्टरों के में भी प्रोफेसर जैसे पद पर पहुंचे हुए लोग हैं, और उसके बाद उनकी तमन्ना है कि सैकड़ों निर्दोषों की जान ले लेना चाहते इस आधार पर कि जिनकी जान लेना चाहते हो किसी अन्य धर्म के अनुयायी है। तो ये मजहबी कट्टरपंथ जो है, इसके बीज बोने वाली जो संस्थाएं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जैसे बात हो, जैसे आप सीबी पर कार्रवाई की बात करते हैं, कौन सियापा, मैं आऊंगा, मैं जैसे पीएफआई पर कार्रवाई की बात करते हैं, इस पर मैं आता हूं, लेकिन मैं एमएस पिट्टा के पास चलना चाहता हूं। मोहम्मद पर कार्रवाई होती है, एमएस पिट्टा साहब, जी एमएस पिट्टा साहब, क्या ये केवल हम इंतजार करें कि हमारी एजेंसियां जिस दिन थोड़ा पीछे रह जाएं, जिस दिन 4-6 घंटे डिले हो जाएं, उस दिन एक और धमाका हो, या फिर इसको तोड़ने का कोई तरीका हो सकता है? एमएस पिट्टा, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ये ब्लास्ट 14 साल बाद नहीं, 32 साल के बाद ये ब्लास्ट। 32 साल मेरे ऊपर भी कार बम चला पार्लियामेंट के पास, मेरे ऑफिस के अंदर 35 लोग शहीद हुए, 80 के करीब जख्मी हुए। ठीक, निंदा है, हर तरफ निंदा है, हर धर्म निंदा कर रहा है, और कार्रवाई की भी यकीन दिला रहे कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो इसके ऊपर भी हुई, कार्रवाई तो इसके ऊपर भी हुई। ये तस्वीरें मेरे ऊपर चले कार बम की, 1 महीना रेकी करते रहे, जनपद होटल पे ब्लास्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, होगा क्या बाद में, मैं वो उस मुद्दे पे आना चाहता हूं। जो आपने, मैं शुक्रगुजार हूं आपका, आपने इतिहास के खूनी पन्नों को खोल करके बताया, कोई बताने की कोशिश नहीं कर रहा, न्यूज चल रही है चैनल पे, आपने विस्तारपूर्ण तरीके से बताया। क्या 32 साल के बाद मुझे क्या मिला? इन पीड़ितों को क्या इंसाफ मिलेगा? जो शहीद हो गए, जो जख्मी हो गए, क्या मिलेगा? मुझे इंसाफ ये मिला, 3 आतंकवादी पॉलिटिशियन छुड़वा के ले गए, एक अभी तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली के पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, अब कहते गुरु तेग बहादुर जी का दिन बड़ा आ रहा है, उस आतंकवादी 4 छूट गए, जिसमें पुलिस ने पूरी मेहनत की, जजेस ने पूरी मेहनत की। और मैं ये पूछना चाहता हूं, कपिल सिब्बल जी ने क्या ठेका ले रखा था उन आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए? कहां से पैसा आया? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। क्या बना कपिल सिब्बल केस लड़ने के बाद, फांसी से बचाने के बाद? लॉ मिनिस्टर हिंदुस्तान के एस तुलसी, सीनियर एडवोकेट, क्या मिला? मेरे खिलाफ प्रोफेसर देवेंद्र पाल सिंह बुल्लर, इंजीनियर, वो भी इंजीनियर था, आरडीएक्स का माहिर था, उसको बचाया। उसको क्या दिया? कांग्रेस की लीडरशिप ने दिया उसको राज्यसभा। अब कौन है? मुकुल रस्तोगी, एक टाइम की पेशी की फीस 25 लाख, मैं देता हूं 5 लाख, और जो मेरे साथ शहीद हो गए वो कहां से केस लड़ेंगे? बात अगली करे, ये बात तो गर्म है, चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने विस्तारपूर्ण तरीके से पुराने केसों को खोला। क्या उसके बाद वोट बैंक की पॉलिटिक्स होगी? मुझे तो 32 साल में ये मिला, ये बम ब्लास्टों में
आतंकवादी सब छूट गए और पैसे मेरी खून पसीने की कमाई से जेब से लग गए। क्या जो विक्टिम हैं लाल किला में जो शहीद हो गए उनके परिवारों को, सरकारों को चाहिए इनके लिए खुद वकील खड़े, खुद वकीलों को सरकार पैसा दे और गवाहों की सुरक्षा करे और जजेस की सुरक्षा करे और एक लक्ष्मण रेखा खींची जाए वकीलों के लिए। वकील को खुदा नहीं है जनाब, खुदा नहीं है वकील, हिंदुस्तान भारत माता। लेकिन जो बिट्टा साहब आप कह रहे हैं ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि जिन वकीलों ने आतंकवादियों के केस लड़े उनको बड़े बड़े इनाम मिले, उनको बड़े बड़े पद मिले, वो सरकार में बड़े पदों पर गए। हाँ। ये बिट्टा साहब अगर कह रहे हैं तो इसकी पीछे की अरे मैं गवाह हूं, बिल्कुल मैं मर के बचा हूं, मैं बोनस की जिंदगी का गवाह हूं। लाओ किसी वकील को मेरे सामने, वकील खुदा बन गया क्या? पैसे के लिए केस लड़ोगे? हम भारत मां के लिए लड़ते हैं, बार बार मरेंगे, बार बार जन्म लेंगे और भारत मां के लिए लड़ेंगे। ये मैं नहीं, अब वकीलों को बुरा नहीं कहता, पर देश को तोड़ने वालों के लिए अगर कोई वकील खड़ा होता है वो देश का दुश्मन है, चाहे 50 लाख खींच लेता हो। लेकिन उनको प्रश्रय देने वाले, उनको प्रमोशन देने वाले, उनको पद देने वाले, वो भी तो किसी विचारधारा का सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी तो रेडिकल विचारधारा का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, फिर कसाब के वक्त, अफजल के वक्त सुप्रीम कोर्ट खुलवाई गई, रात को सुप्रीम कोर्ट खुलाई गई। कौन थे बड़े बड़े बुद्धिजीवी, कौन थे कपिल सिब्बल जैसे लोग? ये देखिए अफजल को फांसी कैसे दिलाई, दिखाइए लोगों को कैसे दिलाई अफजल को फांसी। कोई साथ मेरे साथ था, परिवार थे, अब्दुल कलाम को मेडल दिलाए वापस, फांसी दे दो नहीं तो मेडल वापस ले लो, फांसी देके फिर मेडल लिए जनाब। ठीक है, ये है लड़ाई। एमएस बिट्टा को लोगों को इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि वो इस सिस्टम को एक्सपोज करते हैं, जो सिस्टम सामने तो ये कहता है कि हमें बहुत दुख हुआ, हमें बहुत सांत्वना है, हमको बहुत शौक लगा, ये तो ट्रेजिक हो गया, लेकिन पीठ पीछे वो क्या करते हैं? आतंकवादियों के लिए वकील खड़े किए जाते हैं, आतंकवादियों के लिए लड़ने वालों को फिर बड़े पद देकर नवाजा जाता है और बड़े बड़े संगठन इसके पीछे लग जाते हैं जिनका नाम बताने की जरूरत नहीं है, अभी खुद कुछ लोग इसको आकर बता देंगे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अजय वर्मा इस बात का जवाब दें, इस बात का जवाब दें कि क्या ये एक तरह से आतंकवादियों के साथ खड़े होने की हरकत नहीं है? क्या ये रेडिकल तत्वों को संरक्षण देने की हरकत, आतंकवादियों का साथ देने की हरकत ना मानी जाए, जिसके बारे में बिट्टा साहब कह रहे हैं? राम जी, कौन दे रहा है? कल की घटना के ऊपर आप डिबेट कर रहे हैं। इतनी दुखद और निंदनीय घटना इस देश पर हो गई जी, और देश की हम सुनते आ रहे हैं कि दिल्ली में कोई क्या देश में डबल इंजन हो, ट्रिपल इंजन हो, पर नहीं मारेंगे परिंदे, लेकिन बड़ी दुखद घटना है और इस पे भी लोग राजनीति करके रोटियां अगर सेके कोई भी किसी दल का आदमी, तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। कायदे में तो वैसे पूरा देश रोज जिसे दिखा रहा है, डिबेट भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि आपने करी है तो विचार तो होने चाहिए, सवाल तो बनते ही हैं जनता के कि वो कैसे आखिर कहाँ से घुस आए। वो 300 किलो का RDX कैसे, जो RDX या कोई भी और दूसरा है अखबार, कोई RDX लिख रहा, कोई अन्य विस्फोटक सामग्री लिख रहा है, फरीदाबाद में किसकी सरकार है वहाँ पकड़ा गया, चलिए पकड़ लिया गया, बहुत सरकार की सराहनीय काम हुआ। उसके बाद दिल्ली में फिर ये घटना हो जाती है, घटना भी ऐसी भयंकर दिल्ली के हार्ट पर हो जाती है, लाल किले पर हो जाती है, दिल्ली के दिल पर हो जाती है, जिससे हिंदुस्तान के हर नागरिक का दिल चकनाचूर हो जाता है। यह मुद्दा पार्टी का नहीं है, इस देश की सुरक्षा का है। इस मुद्दा इस देश की इस वक्त सरकार के ऊपर सवाल इसलिए नहीं उठा रहे बल्कि ये पूछना चाहिए सरकार अजय वर्मा, कि आखिर ये मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं घटना स्थल पर था, मैं घटना घटने के 1 घंटे के तुरंत बाद उस स्पॉट पर था, मैंने एक एक मंजर को देखा है। वहां से यह सवाल दिल्ली पुलिस से भी पूछे, वहां से सवाल ये होम मिनिस्ट्री से भी पूछे, वहां से सवाल ये सरकार से भी पूछे कि यह घटना क्यों घटी, लेकिन घटना कारित करने वालों के लिए 2 शब्द नहीं होते क्या आपके पास? क्या घटना कारित करने वाले, उनके सिंपैथाइजर, उनके रैकेट, उनके मॉड्यूल शब्द हैं। आप इसको इस तरह से बिल्कुल मत करिए जी, आप बांटने का काम मत करिए। कौन सा बांटने का काम? बांटने का काम कौन सा बांटने का काम जी? हम तो ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ थे, वो बैसरन में आतंकवादी 4 आए, ये नहीं पता कैसे घुस आए, कैसे घुसे है 4 पाकिस्तान के 200 किलोमीटर बॉर्डर से। आम आदमी चला जाता है कश्मीर में, 50 जगह चेकिंग होती है, पूछा जाता है डाल दिखाओ, कार्ड दिखाओ, आधार दिखाओ, पेन दिखाओ, लेकिन वो कैसे आए, कैसे घुसे, कब मार गए, कब चले गए, कहां चले गए, और 97 दिन बाद जाके उनकी मिलती है। ठीक है, तो ये चिंता का विषय। राम मोहन जी सुन लीजिए जी, फाइनली
कांग्रेस पार्टी ना किसी आतंकवादी का समर्थन करती, ना देश का कोई नागरिक करता। अगर करते हैं वो लोग जिन्हें इससे कुछ फायदा होगा, ऐसे आतंकवादियों को ढूंढ के मारिए और उसके शरण देने वालों को उसको मारिए। और इसके पीछे कौन पॉलिटिकल पावर से किसको फायदा है इसका? ठीक है, एमएस पिट्टा काउंटर कर रहे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। एमएस पिट्टा काउंटर कर रहे हैं। पिट्टा साहब, ना मैं देखो, पहली बात तो मैं को पॉलिटिकल काउंटर नहीं करता, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जी, समझे। मेरा लाइफ का अनुभव है सुरक्षा का, लाइफ का अनुभव। राजीव गांधी के ऊपर हमला हुआ 10 जनपद के अंदर, मैंने कहा अपने दोस्त, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, राजीव गांधी जिंदा नहीं रहेगा। 91 के अंदर सुरक्षा हट चुकी थी, कमजोर सुरक्षा थी। हमला हुआ 1 महीने बाद, मेरे ऊपर हमला हुआ, मैंने पहले कह दिया। डीसीपी धर्मेंद्र कुमार न्यू दिल्ली को बोला अमृतसर ब्लास्ट हो चुका है, 8 महीने पहले सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला हुआ पटना के अंदर, मैंने चिट्ठी लिखी थी नरेंद्र मोदी जी को। मेरा सुरक्षा का अनुभव है, मैं खुली किताब हूं, 45 साल का अनुभव है, स्टेज पे देखा। फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं, चिट्ठी डाली, 5 दिन के बाद हमला हुआ। ये मेरी लाइफ का अनुभव। 26/11 की घटना करनाल के अंदर 60 सेकंड्स में दे रहा हूं, 10 सेकंड नहीं, आपको 60 सेकंड्स दे रहा हूं। पिट्टा साहब आपको काउंटर कर रहे हैं, ठीक है, 60 सेकंड्स आपके। बोलिए अजय वर्मा जी। देखिए बिट्टा जी, आपको मेरा नमस्कार। जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो आप, जब आप बिट्टा जी जी बोलिए, जल्दी क्विक बोलिए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब आप यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बिट्टा जी, एक बगैर फौजी की तरह जी बोलिए, आप समय जाया कर रहे हैं, बोलिए बिट्टा जी। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आप यूथ कांग्रेस के, तो आपको याद हो कि जब बनने के बाद आप यूपी का पहला दौरा आपने करा था, तो मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था, और उसी ट्रेन में आपके साथ आपका स्वागत कराते हुए हम आपको लखनऊ ले गए थे, और लखनऊ में आपका स्वागत कराता मैं भी आपकी टीम का ही कार्यकर्ता था बिट्टा जी। और आपको याद हो, मैंने आपको एक रथ और एक प्रतीक दिया था सम्मान का, उस वक्त भी जब आप अध्यक्ष बनकर लखनऊ गए थे। तो बिट्टा जी, हमें आपकी बहादुरी पर हमेशा गर्व था, हर लोगों को गर्व था, लेकिन जो परिस्थितियां ये हालात की बन रही हैं देश में, इतनी डबल सिक्योरिटी होने के बाद भी, आखिर लाल किले पे ये कैसे घटना हो गई, कैसे आतंकवादी घुस आए, हम इसमें हमारे सील थे, एनके सूद पे जिम्मेदारी थी, एनके सूद साहब को इसमें इन कराना चाहता हूं। एक मिनट, आपका टाइम खत्म हो गया। एनके सूद साहब को इन कराना चाहता हूं। एनके सूद साहब, हर बार ये कहा जाता है कि एजेंसी देखिए सो रही है क्या, एजेंसी आपके हाथ में है, एजेंसी सो रही है क्या, हमारे अधिकारी सो रहे हैं क्या इंटेलिजेंस के? हर बार ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जब भी कोई बड़ी वारदात होती है, या फिर उस विचारधारा के विषय में भी थोड़ी बहुत बात होनी चाहिए जो इसके पीछे है, जिस पर मिट्टी डालने का, जिस पर पर्देदारी का काम लगातार होता रहा। सूद साहब, क्या कहते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि लोग बड़ी जल्दी ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, या तो एजेंसीज को या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को। ये लोग बड़ी उल्टी सीधी बातें करेंगे, लेकिन जाइए इनको देखिए, बॉर्डर पे जाइए, कितना लंबा बॉर्डर है। बांग्लादेश से हमारा बॉर्डर लगता है 4094 किलोमीटर का। अगर वहां 10 लाख की फौज भी खड़ी करते तब भी वहां से एंट्री हो सकती है, लेकिन ये वहां से एंट्री नहीं हुई। देखिए, पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर सुरंगें बनी हुई है। कांग्रेस वाले बातें करते हैं उल्टी सीधी। अब पहलगाम की बात करते हैं, ये कहते हैं पहलगाम में कैसे आ गए। 1995 में 6 फॉरेनर्स को किडनैप कर दिया था पहलगाम से, वो भी अल फरान ने, एक पाकिस्तानी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। उस टाइम पे आर्मी नहीं गई वहां पे हमारी, क्योंकि आर्मी हमारी जंगल में नहीं खड़ी होती, जंगल का रास्ता सारा। और अब जो आर्मी कोशिश कर रही थी, वहां पे 10 मीटर की उनको सिर्फ देखने की जगह मिलती थी, उससे आगे देख नहीं पाते थे। उस टाइम रॉ ने उनको ट्रैक किया था। रॉ ने इन जो 6 फॉरेनर्स को किडनैप किया था, वो रॉ का काम था। रॉ ने उनको आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे हैं। उस टाइम पे नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। नरसिम्हा राव को रॉ के चीफ ने कहा, जी यहाँ पे बैठे हैं, हमारे कमांडो तैयार है, क्योंकि उस टाइम रॉ के कमांडो को वहां पे लगाया गया था, क्योंकि हिली एरिया है, हिली एरिया के रॉ के बेस्ट कमांडोज है, उनको भेजे गए। तो नरसिम्हा राव ने मना कर दिया। दोबारा फिर उनको ट्रैक किया गया। उसके बाद फिर नरसिम्हा राव को कहा गया, रॉ के चीफ के द्वारा, नरसिम्हा राव ने रॉ के चीफ का फोन नहीं उठाया। मैं आपको बहुत से इंसिडेंट दे सकता हूं, लोग क्वेश्चन तो पूछते हैं। जब हमीद अंसारी अम्बेसडर थे ईरान के अंदर, वहां पे रॉ के लोगों को उठाया जा रहा था, किडनैप किया जा रहा था, जिसके अंदर हमीद अंसारी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका कोई नजर नहीं थी उसके ऊपर कि क्यों उठाया जा रहा है, उनको छोड़ दिया। आप फिर बताओ, पाकिस्तान के अंदर नरसिम्हा राव के टाइम में लोगों को पीटा जाता था जो रॉ के होते थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती थी। कांग्रेस वाले बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर आप इंदिरा गांधी की बात करो, इंदिरा गांधी ने रॉ को रेज किया था, लेकिन सत्यानाश किसने किया?
कांग्रेस के लोगों ने सत्यानाश किया। आज भी जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, रॉ को पूछा नहीं जाता था, कोई एक्शन की बात नहीं होती थी। अगर आज हमारी गवर्नमेंट बैठी है जिसने रॉ को स्ट्रेंथन किया, दोबारा से पैर पे खड़ा किया, बहुत अच्छा काम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखिए किस तरीके से रॉ ने काम किया। हमारी आर्मी या एयरफोर्स तो काम कर रही थी, लेकिन लोकेशन किसने बताई? लोकेशन रॉ ने बताई थी। कैसे अफसर है कि आपके मन की मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं। आज भी आपको कांग्रेस सुभाष याद आ रहा है। फेलियरिटी नहीं बताएंगे, अपनी कमी नहीं बताएंगे। उनकी कितने लोग मर गए, उनकी हत्या हो गई, विवश हत्या हो गई, उनके ऊपर आपके दो शब्द नहीं निकले कि कैसे मर गए वो। उनके प्रति संवेदनाएं नहीं निकली, उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं नहीं निकली। और आप यहाँ बैठकर कांग्रेस सुभाष एक मिनट का काउंटर, एक मिनट, इस देश का आखिर क्या होगा? फेलियरिटी नहीं बताएंगे आप। एक मिनट, कैसे घुस गए? 30 सेकंड का काउंट। जी, मैं चाहता हूं कि एक काउंटर दोनों के बीच हो, एक मिनट में अपनी बात कहें ताकि दर्शक समझ पाए। बताइए वर्मा जी। आदरणीय सूद साहब, आप राके बहुत बड़े अफसर रहे, आपको मेरा नमस्कार। लेकिन कम से कम इस संकट की घड़ी में, ऐसी उस घड़ी में जहां मानवीय संवेदनाएं चूर हो गई, आतंक ने किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी की बहन, किसी की मां छीन ली, लेकिन आप उनको संवेदना देने से तो गए। आप कांग्रेस सुभाष, कांग्रेस शर्म करिए भाई सूद साहब। आप जैसे लोग ही जो केवल गिद्ध बन के बैठे हैं, गिद्ध बन के बैठे हैं, जो नोचने का काम करते हैं, मांसों पर राजनीति कर रहे हैं, लहसों पर राजनीति कर रहे हैं। मैं बड़ी मेरे आंसू निकल रहे हैं, लेकिन आपकी राजनीति ऐसी रोटियां हमें नहीं चाहिए। जी, अच्छा एक मिनट सूद साहब, मैं आपका बेहतर है जी। सूद साहब काउंटर करेंगे आप? यस, बीच में बोले जा रहे हैं। सूद साहब बीच में तो आप भी बोले थे, बीच में तो आप भी बोले थे। उनकी बात को काउंटर तो आपने करना शुरू किया। जी, ठीक है, आपको देश से बस एक को तोड़ने वाली बात करते हैं। राहुल गांधी, एक मिनट, आपका समय समाप्त हुआ। आपकी जिम्मेदारी क्या थी? जी, कैसे जिम्मेदारी थी? एक मिनट सुन तो लीजिए, केवल सवाल पूछने से बात नहीं होगी। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, भाषण से बात नहीं बनेगी। जवाब सुनिए। राहुल गांधी कौन है? बैठ के ये किसके अधिकारी के, किसके प्रतिनिधि के रूप में आए हैं? एन के सूद को बोलने दिए, एन के सूद को बोलने दिए, उनकी बारी है, उनका कुछ सेकंड बाकी। सूद साहब क्विक, एक मिनट देखिए, ऐसे अजय वर्मा जी बात नहीं। ये लोग बातें तो बहुत करते हैं जी। आप एक बताइए कि राहुल गांधी मलेशिया में क्या करने गए थे? जाकिर नायक जो बेड पे पड़ा है, जिसको एड्स है, उससे मिलने गए थे कि कुछ करो हिंदुस्तान के अंदर। बताइए राहुल गांधी बेल्जियम गए थे। राहुल गांधी अभी बेल्जियम गए थे। बेल्जियम के अंदर जाकर के डीप स्टेट के लोगों से मिले कि आप देश को तोड़िए। राहुल गांधी की कई स्टेट बाहर आ गई कि देश तोड़ने वाला है, यहाँ पे आग लगेगी, और आग लग गई। जब भी इंसिडेंट होती है देश के अंदर कोई, तो राहुल गांधी देश से बाहर भाग जाते हैं, और बाहर जाते हैं तो वापस आते हैं, कौन इंसिडेंट हो जाती है। ये कांग्रेस वाले जो उठाते हैं, मुझे एक मिनट, मैं दोनों को रोकना चाहता हूं। एनएनडी दुबे साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, फिर प्रेम शुक्ला के पास मुझे जाना है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, कितना बढ़िया आज का एक मिनट, ठीक है, डन। लेकिन एनएनडी दुबे को आपको सुनना पड़ेगा। डीआईजी हैं, एक्स डीआईजी बीएसएफ के। दुबे साहब, मुझे कुछ शब्दों में अगर आप बता सकें, यह समझा सकें कि यह प्रॉब्लम आखिर कहां है। हर जगह क्या सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाना ही एकमात्र विकल्प है? क्या हर जगह चेकिंग अभियान चलाना, हर लाल बत्ती पर 4 पुलिस वाले खड़े करके डिग्गी चेक कराई जाए गाड़ी की, हर पार्किंग में 6 पुलिस वाले खड़े करके एक गाड़ी को चेक किया जाए? क्या ये ही विकल्प बचा हुआ है? क्योंकि ये बहुत साफ हो चुका है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस रेडिकलाइजेशन, इस कट्टरपंथ से हम नहीं जीत पा रहे। ऐसा है कि जी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जो बातें आपने कही वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हैं। ऐसा कह के मैं सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्जॉल्व नहीं कर रहा हूं। मेरा ऐसा कह के कोई डिफेंसिव मैकेनिज्म नहीं है कि जो सिक्योरिटी एजेंसी, जो रिस्पेक्टिव पुलिस है, वो अपनी जिम्मेदारी से बच जाए, या उनको बचाने के लिए मैं बात कह रहा हूं। लेकिन जनाब 4200 किलोमीटर से लंबा बॉर्डर बांग्लादेश का है जी। वर्ल्ड का तीसरा लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है। हमारा देश 3200 किलोमीटर कश्मीर से पाकिस्तान बॉर्डर होल्ड करता है, जिसमें 750 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो ये कहना कि हम जाते हैं और हमारी 5 बार आईडी चेक होती है, कोई आतंकवादी आईडी चेक कराता है? ये क्या प्रैक्टिकल बात हुई? आतंकवादी जो सबसे डिफिकल्ट एरिया है हमारे टेरिटरी का, वो अडॉप्ट करते हैं इन्फिल्ट्रेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि फोर्सें कोशिश नहीं कर रही हैं, फायर एक्शन में उनकी गर्दन कटती है, वो शहीद होते हैं। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल का पूरा एरिया इतना डिफिकल्ट है कि रात के समय अंधेरा होने के बाद
5 मीटर दूर का आदमी आपको एहसास नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। तो कहने का अर्थ ये नहीं है कि इन्फिल्ट्रेशन के लिए कोशिश नहीं हो रही है, वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा लैंड बॉर्डर आप भूल गए। मुंबई ब्लास्ट में जितना RDX यूज हुआ कहां से आया? अरबियन सी के कोस्टल एरिया से आया, कराची से चल के 1992, 93, 91, 94। हमारा जो है 7,500 किलोमीटर कोस्टल बॉर्डर है। जितना लैंड बॉर्डर है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, उसके बराबर तो हमारा कोस्टल बॉर्डर है। हम लोग इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारत सबसे डिफिकल्ट बॉर्डर हैंडल करता है। तो मैं किसी सिक्योरिटी एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी को जो है उसको अपनी जिम्मेदारी से अब्सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट आई टेल यू कि जो हमारा बॉर्डर है इन्फिल्ट्रेशन प्रोन है, मोस्ट डिफिकल्ट बॉर्डर है वर्ल्ड का, दुनिया का मोस्ट इनहॉस्पिटेबल बॉर्डर है। इन्फिल्ट्रेशन इम्पॉसिबल है रोकना 100%, बिल्कुल 100% रोकना इम्पॉसिबल है। और पुलिसिंग में हर नाव के चौराहे और हर चौराहे पर आप गाड़ी चेक करेंगे दुनिया की, दूसरे शहरों में जितनी गाड़ी टोटल गाड़ी है उतनी दिल्ली में रोज खरीदी और बेची जाती है NCR में गाड़ी। आप गाड़ी का डेटा देखिए। तो कहने का मतलब है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे रोकने की। हम भी परेशान हैं कि 3 टन एक्सप्लोसिव मटेरियल फरीदाबाद में अगर इकट्ठा हुआ है तो भाई इसको किसी न किसी को तो इसका उत्तर देना पड़ेगा, चाहे वो रिस्पेक्टिव पुलिस हो चाहे जो भी हो। उससे मैं बिल्कुल अलग नहीं होने की बात उससे अलग होने भी नहीं देंगे, उससे अलग हम भी नहीं होने देंगे। ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। भाई जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जिस इनपुट के आधार पर काम किया, जिस इनपुट के आधार पर सहारनपुर फरीदाबाद में आकर रेड की और वो पकड़ा, वो जो है सैल्यूट के अधिकारी हैं। और अभी भी वो एक्शन में थे। मैं ग्राउंड पर था तब भी जम्मू कश्मीर पुलिस की जो यूनिट थी वो ग्राउंड पर थी। CID के अधिकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के पहुंचे थे और इस चीज को जांच रहे थे, परख रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है हासिक खान कि छोटी छोटी बातों पर, जिन बातों पर आप लोगों के अंदर उबाल आ जाता है। किसी ने एक रैली में बोल दिया हासिक खान कि देखिए गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आपको लगा कि भाई ये सांप्रदायिक हो गया है, ये कट्टर हो गया है। लेकिन एक एक करके जितने भी बड़े संगठन के ये मॉड्यूल खुल रहे हैं, ISIS खुरासान का खुल रहा है, जैशे मोहम्मद का खुल रहा है, और ये सारे के सारे खुलासे हो रहे हैं, तब एक भी बार आप लोग उद्वेलित नहीं होते, एक भी बार आप लोगों के अंदर आक्रोश नहीं आता। और फिर केवल एक चीज हम सांत्वना देते हैं, हमें भी दुख है, हमें भी कष्ट है। इससे बात बनेगी क्या? देखिए राम मोहन शर्मा जी, बात यह है कि हिंदुस्तान के किसी भी एक आदमी का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी बात जाति का हो, बिरादरी का, अगर उसका साथ घटना घटती है तो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति ये है कि देश के सारे लोगों को उनके गम में शरीक होना चाहिए। और जो लोग कातिल हैं, चाहे वो कत्ल करने वाले उमर हो या और कोई भी हो, जो भी, और इस के प्लानर है कि कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा। और बांध तोड़ के मुल्क डुबाने की ये कोशिश करते हैं, इनको शायद होश नहीं है, इनका घर भी डूबेगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये वक्त जो है, ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से किसी आतंकवादी हमले की नौबत आई? ये विचार की बात है। सरकार का फेल्यूर क्यों नहीं है, क्यों नहीं माना जाए? सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो आप बताइए क्या था? हमारे मुल्क के अंदर कोई भी दूसरे मुल्क का आदमी कैसे घुस आएगा? बॉर्डर हमारा बड़ा है, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी व्यवस्था भी बड़ी है, इसलिए हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये सारी चीजें सरकार की, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों पर नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि ये राष्ट्रभक्ति की बात यह है कि हिंदुस्तान के किसी भी मुल्क शहर में अगर घटना घटती है तो भारत को नुकसान होता है। और अगर देशभक्ति है किसी के अंदर, इंसानियत है, मानवता है, किसी का कत्ल हो जाए उस पर खुश नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। और मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है, कि जब जब ये डबल इंजन की सरकार आती है देश में, प्रेम शुक्ला को एक्सप्लेन कराना चाहता हूं। वतन में प्रेम शुक्ला जी, खून से छपके भी अखबार निकल सकते हैं और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। आज आंसू बहाने का दिन था कि हमारे 13 जवानों की, बच्चों की मौत हो गई और उनके माँ बाप और जिन 30 लोग घायल हैं, उनका किसी का हाथ उड़ गया, किसी के पैर उड़ गया। ये मेरा सवाल अगर आप समझे होते तो मेरा ख्याल है कि उस पर बेहतर उत्तर देते। जिनके साथ गलत हुआ, जिनका परिवार दुख में है, तकलीफ में है, उनके लिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके मन में दर्द ना हो।
जो वहां की तस्वीरें केवल देख लेगा एक बार, खुद आंसू खुद आंसू आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है, शुक्ला जी कह रहे थे शैतान लोग हैं जो भी यहाँ पर प्रेम शुक्ला फैलाने की हमारे मुल्क में कोशिश करे, चाहे पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, अफगानी हो, कोई भी हो, प्रेम शुक्ला का कोई भी नागरिक हो, हिंदू हो, ये डबल इंजन की सरकार का फेल्योर है। राम मोहन जी एक मिनट हाजिर खान, एक मिनट हाजिर खान, प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। राम मोहन जी, एक भी निर्दोष व्यक्ति का जान जाना वह निश्चित तौर पर राष्ट्र के रूप में हम सब की विफलता है और सरकार भी उसमें शामिल है। लेकिन कृपा करके मुझे बताइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद जिस तरह से आतंक को नियंत्रित किया है उसमें कोई संदेह है क्या? मैं सिर्फ जो है आपको, राम मोहन जी भली भांति याद होगा 15 अगस्त 2004 धेमाजी कॉलेज में बॉम्बिंग, अक्टूबर 2004 दीमापुर बॉम्बिंग, 2005 जुलाई राम जन्मभूमि पर हमला, 2005 श्रमजीवी एक्सप्रेस पर हमला, 14 लोग मारे गए, 62 इंजर्ड, 29 अक्टूबर 2005 3 ब्लास्ट जो है दिल्ली में हो गए, 28 दिसंबर 2005, सिर्फ 2005 बता रहा हूँ अभी, IISc बेंगलोर में हमला हुआ। इसी तरह से जो है 18 फरवरी 2006 कलूरपुर रेलवे स्टेशन पे अटैक हुआ, 7 मार्च 2006 वाराणसी कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ, बम कांड हुआ, 11 जुलाई 2006 मुंबई में ब्लास्ट हुए, 189 लोग मारे गए। और आज दिन तक वो किसने किया? ये कांग्रेस की सरकार 2006 से 2014 तक थी, बता तक नहीं पाई ये किया किसने, कि किसने किया, कहां से आए थे लोग। अभी 2007 समझौता एक्सप्रेस किसको नहीं पता है। तो उसी तरह से लुम्बिनी पार्क में गोकुल चाट पर हैदराबाद में 44 लोग मारे गए। 2008 में जयपुर में बम कांड हुए, 9 बम जो है बेंगलोर में 2008 25 जुलाई, ऐसे में गिनाऊं आपको 2014 तक तो 3,500 से अधिक लोग इस्लामी आतंकवाद सिर्फ मैं बात बता रहा हूं, जो रेडिकलाइजेशन की आप बात करते हैं, जो इस्लाम के नाम पर लोगों में जहर भरकर गैर इस्लामिक लोगों को मारने के लिए लोग निकलते हैं, उन इस्लाम के शैतानों ने, इस्लाम के नाम को का झंडा उठाने वाले शैतानों ने 3,500 निर्दोषों की जान ले ली। और जब भारतीय जनता पार्टी का काउंटर पूरी की गलती की घुस कर मारा, फिर प्रेम शुक्ला में पुलवामा की गलती की घुस कर मारा, पहलगाम की गलती की घुस कर उनके आतंकी अड्डों को नष्ट किया। और मुझे 2014 तक एक घटना बताइए जब आतंकवादियों को घुस कर मारा गया हो, एक घटना बताइए। ठीक है शुक्ला जी, मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को ये बताता हूं कि कुरान में अल्लाह ताला इसके इरशाद फरमा रहे हैं कि किसी एक इंसान ने किसी एक इंसान का कत्ल कर दिया, वो ऐसा है जैसे उसने सारी मानवता का कत्ल कर दिया। और किसी एक कितनी बार ये मानवता मारी गई इस देश में? सारी मानवता की नहीं तो कितनी बार ये मानवता मारी गई? वो जो है वो आतंकवादी है, वो उनका कोई मजहब नहीं, कोई दीन नहीं, वो इस्लाम के ना मानने वाले हैं न इस्लाम पे चलने वाले हैं। इस्लाम कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देता, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की इजाजत नहीं देते कि किसी को पड़ोसी को नुकसान पहुंचाओ। आप एक देश के लोगों को, एक इनोसेंट लोगों को, एक मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार दो, ये इंसानियत नहीं है। ना हिंदू धर्म इसकी इजाजत देगा, ना इस्लाम धर्म देगा, न ईसाइयत देगी, कोई धर्म नहीं देगा। ये शैतान लोग हैं, ये देश में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, देश के हिंदू और मुसलमानों को बांट के देश में अफरा तफरी का माहौल करना चाहते हैं। हम ऐसे सारे लोगों के खिलाफ है। हम हिंदुस्तान तेरी अजमत पर अनुसार, मुल्को वतन से दूर हो हाजिर हर इंतजार, जमहूरियत के फूल खिलाए तेरी बहार, आइंदा साल तुझको कहे अमन की परी। हम अमन की बात करने वाले हैं, देश में भाईचारे की बात करना चाहने वाले हैं, देश को अनुन्नति और तरक्की की तरफ ले जाने के लिए देश को एक होकर चलना हुआ। प्रेम शुक्ला और हाजिर खान और प्रेम शुक्ला जी, हम सबको एक होकर चलना होगा। चलिए 111 बन जाएंगे और देश उन्नति की तरफ। ये प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जल्दी क्विक, एक मिनट हाजिर खान, एक मिनट आप रुकना पड़ेगा। देखिए आपकी बात मैंने पूरी जाने दी, अब प्रेम शुक्ला काउंटर करेंगे प्लीज। मैं राम मोहन जी बहुत अदब से पूछना चाहता हूं, जो ऐसे शैतान हैं जो कुरान शरीफ को बिना माने इस्लाम के नाम पर आतंकी हमला करते हैं, उनको कब्रिस्तान में उनका नमाज जनाजा पढ़ाने वाले
वो शैतान कौन है जो उनका नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, और उनको नमाज जनाजा पढ़ाने वाले मौलवियों का बहिष्कार हाजी खान ने कब किया या किसी मौलवी ने कब किया और क्यों नहीं किया? इसके सामने नमाज पढ़ना अलग, ये गलत बयानी के वो शैतान है तो क्यों उनका नमाज जनाजा पढ़ाया जा रहा है? अगर आप क्यों नमाज जनाजा पढ़ाया जा रहा है उनका? आतंकवादी को नहीं जलाएंगे, क्यों नमाज पढ़ाई जा रही है ऐसे शैतानों को जो देश को जी? अब मुझे राशिद शरीफ के पास जाना है। गलत बयानी राशिद शरीफ, इसका मतलब राशिद शरीफ, आतंकवादियों के आड़ में आप जैसे अपराधी हैं। बात नहीं आई। राशिद शरीफ को मैं इसमें इनकर आना चाहता हूं। राशिद शरीफ, ये प्रॉब्लम है कहां, इसकी जड़ कहां है? क्यों हर बार ये कहा जाता है कि भाई आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन जहां जहां आतंकवाद होता है उसके पीछे के मॉड्यूल ये क्यों निकलते हैं? वही अभी शुक्ला साहब का सुन रहा था सर मैं जी। इस तरीके से शैतान वैतान, सर जितना तकलीफ आपको है उससे ज्यादा तकलीफ हमको है, उससे ज्यादा तकलीफ हमको है। आप ऐसो लाल किले पे जो भी इसमें है, जो भी इन्वॉल्व है, लेके आके उनको लाल किले पे कत्ल कर दीजिए, पब्लिक के सामने लाके कत्ल करें, उनको फांसी पे चढ़ा दीजिए उनको। इस तरीके अभी भट्टा साहब जो बात बता रहे थे ना सर, 100% एग्री हूं मैं। इस तरीके के जो भी फैसले आते, इस तरीके से जो हुकूमतें उन पे है सो उनको तायद करके उनको सेव करके बाहर निकालेंगे। इसी तरीके से बाबरी मस्जिद का भी शहादत का किस्सा, जितने भी जजेस है तो फैसला सुनाए, उनको भी इनाम मिला, उनको भी इनाम मिला सर, उनको भी इनाम मिला। जितने भी गुजराती दंगे हुए उनको इनाम मिला। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, दिल्ली दंगा हुआ, मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ, मालेगांव ब्लास्ट हुआ, अजमेर ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कौन थे? बहरहाल जो भी थे ना सर, जो भी थे मुजरिम है, जो भी है मुजरिम है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलना। जितनी तकलीफ अब मालूम, आप देखिए आप वहाँ लाल किले के पास उनको क्या मालूम कितने वहां पे मुसलमान है, कितने हिंदू भाई जा रहे बाजू से। उनका मकसद सिर्फ ब्लास्ट करना है, उनका मकसद सिर्फ हिंदू को नहीं मुसलमान को, दोनों को ऐसा नुकसान देना है उनका मतलब। कोई इससे खुश नहीं है सर, शुक्ला जी कोई खुश नहीं है इसमें। आप हिंदू मुसलमान मत करिए सर, ये खतरनाक इशू है, ये डबल इंजन की सरकार है, आपकी सरकार है। सब आपसे जवाब पूछना चाहेंगे, आप इसका जवाब दीजिए। कैसा हुआ ये, क्यों हुआ ये, क्यों, कब तक हमारे जान लेते रहेंगे, कब तक हमको शक की नजर से देखते रहेंगे? अरे सर आपको जितनी तकलीफ उतने सुअर की मौत, बता दें उसमें कितने लोग मरे, कितने सुअर की मौत मारेंगे, हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे, सुअर की मौत मारेंगे। एक मिनट मेरा नुकसान शुक्ला जी, मैं इसके साथ जी हाँ राशिद शरीफ, जिस सवाल का मैंने जवाब पूछा, ये बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि ये जो भी हो रहा है, चाहे जितने भी एजेंसीज है, वो उनको गुनेगार बताऊंगा मैं, उनको गुनेगार बताऊंगा। बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पे, डबल इंजन की सरकार, वो लोग गुनेगार है इसके। मासूम के या टीवी पे बैठ के नहीं, आप जिम्मेदारी लीजिए, ये हमारी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार। एनएनडी दुबे, देखिए फिर वही सवाल घूमकर आ रहा है जिसको राशिद शरीफ उठा रहे हैं। केवल एजेंसियां बाद में टारगेट पर आ जाती हैं। भाई सरकार रहेगी, सरकार किसी की भी होगी, लेकिन पकड़ा जाता है एजेंसियों को कि सब आपका फेल्योर है। देखिए हम लोग पॉलिटिकल मुद्दे में ड्रैग किए बगैर राष्ट्रीय सुरक्षा विषय को मानते ही नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये आतंकवाद कोई आज से नहीं शुरू हुआ है जी। हमने 1979 से लेकर 1993 तक पंजाब का आतंकवाद देखा, 1979 से आज तक कश्मीर का आतंकवाद चल रहा है। हमारे इतनी सरकारें आई और इतनी सरकारें गई, हम इन सरकारों के दौरान एजेंसियों ने कैसे काम किया, आतंकवादी क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या केसेस पकड़े गए, किसको फांसी हुई, कौन गिरफ्तार हुआ, उसके सब गवाह हैं। आतंकवाद हमने झेला है, हमने 15 वर्ष कश्मीर देखा है। कहने का अर्थ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हम लोग डिवाइडेड हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इस देश की। वी शुड नॉट रिमेन डिवाइडेड। ये बहुत बड़ी चुनौती है देश के लिए। जो आतंकवादी घटना कर रहा है हमारे देश में, उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो मान के चल रहा है, उसका फंडा बड़ा क्लियर है, वो बड़ा फोकस्ड है। और इसलिए हमको इस मुद्दे पर कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा के तरफ डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं आप सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन बड़ी बात यही है कि अगर आतंकवादियों की तरफ से कोई अदालत में बैटिंग करता हुआ मिले, अगर उनकी तरफ से कोई केस की पैरवी करता हुआ मिले और उनको एक तरह से उनका सिंपैथाइजर बनने की कोशिश करे, तो फिर वो चेहरे आपको पहचानने भी पड़ेंगे और उनको अपने जहन में बिठाना भी पड़ेगा। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH